Hello everyone. So in this video we are going to cover chapter number 9 of intermediate microeconomics semester 3 एंड ये यूनिट 3 का आपका सेकंड चैप्टर है. ओके एंड बाकी की जो यूनिट्स हैं वो कवर हो चुकी हैं एक्सेप्ट यूनिट 1 चैप्टर 3 के. सो उन सभी की जो वीडियो का लिंक है इन अ प्लेलिस्ट सेव्ड है, तो वो प्लेलिस्ट आप वहाँ जाके देख सकते हो. उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा. तो चैप्टर नंबर 9 हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था सिंगल इनपुट मॉडल शॉर्ट रन के लिए. अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनपुट मॉडल लॉन्ग रन के लिए. ठीक है, इसमें हम लॉन्ग रन पढ़ेंगे एंड चैप्टर नंबर 10 में हम उसमें भी लॉन्ग रन ही पढ़ने वाले हैं. क्लियर है. सो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने शॉर्ट रन में आपको बताया था कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है. ठीक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट मॉडल पढ़ रहे हैं तो इसमें हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू. ठीक है, यहाँ पे हम दो इनपुट्स को लेकर चलेंगे. ओके सो पहला टॉपिक आपका यही है प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन. ठीक है, सो इसी को पहले समझते हैं. तो ये टॉपिक नंबर 1 आप डाल सकते हो, साथ साथ समझते जाना, लिखना हो तो लिखते भी जाना. ओके सो सबसे पहला जो इसमें एक टर्म है वो है आपका प्रोडक्शन टेक्निक्स. ठीक है, वो है आपका प्रोडक्शन टेक्निक्स. देखो प्रोडक्शन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि हमारा डिफरेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ सेम लेवल ऑफ आउटपुट आए. इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ते थे, उसमें हमें बहुत सारे अपने कंजम्पशन बंडल मिलते थे. ठीक है, ये कंजम्पशन बंडल मिलते थे एंड इन सभी कंजम्पशन बंडल पे हमारी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी हमें मिलती थी. बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर थ्योरी एंड वी आर हेयर स्टडिंग द प्रोड्यूसर थ्योरी. ठीक है, आउटपुट मॉडल प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ रहे हैं. प्रोडक्शन फंक्शन हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे आईसी की तो बात नहीं होने वाली है. तो यहाँ पे आईसी की जगह एक नया कर्व आएगा जिसको हम कहते हैं आइसोक्वांट. ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी को शो करता था वैसे ही आइसोक्वांट सेम शेप का है, बिल्कुल कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन. वो भी हमारा आउटपुट को शो करेगा. यहाँ पे हमारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएंगे विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनपुट. ये आपके इनपुट है, मान लो ये x1 या x2 ये आपके इनपुट है एंड ये जो बंडल्स हैं ये आपका इनपुट के बंडल्स हैं. ठीक है, एंड ये जो पूरा कर्व है वो आपका y इक्वल टू सपोज 1, ये आपका 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. y हेयर रेफर्स टू आउटपुट. x1 x2 हमारे इनपुट्स हैं, तो ये जो बंडल्स निकल के आए वो x1 x2 के बंडल्स हैं. ओके सो दिस इज़ द इनपुट बंडल एंड ये जो कर्व है पूरा शो ये आउटपुट लाइन को कर रहा है. तो दिस इज़ आर आइसोक्वांट. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स. इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड बट वो चूँकि आइसोक्वांट पे लाया कर रहे हैं तो वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को ही दिखाएंगे. ठीक है, सो आइसोक्वांट क्या हुआ. आइसोक्वांट इन सभी प्रोडक्शन टेक्निक्स का मतलब ये सारे पॉइंट्स. ठीक है, सो ये सभी प्रोडक्शन टेक्निक्स का एक सेट है. ठीक है, जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाता है. क्लियर है. सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी. इसी टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो आइसोक्वांट्स होते हैं ना वो हमारे कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब वो नंबर्स में डील करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने y इक्वल टू 1 लिखा है. एक हमने पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वांटिटी इसको असाइन करी है, लेकिन आईसी में हम कभी नहीं करते थे पूरे कर्व को, है ना. बंडल्स की बात अलग है, बाकी आईसी में हम ऑर्डिनल अप्रोच को मान के चलते थे जिसमें हम ये कहते थे कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, बट यहाँ पर हम आइसोक्वांट्स में नंबर में डील कर रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो आईसी जो है वो हमारे ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड जो हमारे आइसोक्वांट्स हैं वो कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करते हैं. ठीक है, इसलिए आइसोक्वांट्स के बीच में स्पेसिंग मैटर करती है. सपोज ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 3, मतलब 1 लेवल ऑफ आउटपुट, 2 लेवल ऑफ आउटपुट, 3 लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे आइसोक्वांट में ये मैटर करता है, बट आईसीज में हमारा कुछ नहीं था. आईसी में तो कितना भी आप हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बस यही होता था. आइसोक्वांट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हर एक यूनिट है वो आपकी कंसिडर करी जाएगी. ओके, नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टॉपिक विच इज़ आर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट. ठीक है, एंड एजम्पशन ऑफ आइसोक्वांट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एजम्पशंस ऑफ आइसोक्वांट. ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है. देखो अब आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है y इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू.
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एक्स वन। ठीक है, एंड ऐसे जो हमारा सेकेंड इसके लिए निकालेंगे अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट, तो डी एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टू। तो ये हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं एजम्पशंस ऑफ आइसोकोंट। एजम्पशन ऑफ आइसोकोंट। पहली एजम्पशन है आइसोकोंट की मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता था, मोर इज़ बेटर। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर नंबर 2 में। सो मोर इज़ बेटर वाली जो कंडीशन है वो रहती है। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर फर्म अपना इनपुट को इंक्रीज़ करती है, अगर फर्म अपना इनपुट को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, सो उसका आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। ये यहाँ पर मोनोटोनिसिटी कंडीशन कहती है आइसोकोंट के केस में। ओके, अगर फर्म की इनपुट बढ़ता है तो फर्म का आउटपुट भी बढ़ेगा, एंड उसके जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं यानी कि ये और ये वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो पे जाएंगे अगर ये सिचुएशन अप्लाई होती है तो। क्लियर है, मतलब अगर फर्म अपना इनपुट बढ़ा रही है तो उसका आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो उन दोनों के मार्जिनल प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, एंड यही कारण है कि जो हमारा आइसोकोंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन है आपकी कॉन्वेक्सिटी। जो आइसोकोंट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, मान लो ये x1 या x2 कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन हमें दिख रहा है। क्लियर है, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक इनपुट बंडल है 2 3, एक इनपुट बंडल है 3 2। ठीक है, तो 2 3 यहाँ पे गई, 3 2 यहाँ पे गई। ठीक है, तो 2 3 3 2। क्लियर है, एंड ये दोनों इनपुट बंडल हमारा वन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज़ ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ये इनपुट बंडल, वो अपनी टेक्नोलॉजी का हाफ़ यूज़ कर देता है। तो अगर वो हाफ़ यूज़ कर देता है तो फिर यहाँ पर जो है वो हाफ़ आउटपुट को जनरेट कर रहा होगा। ऐसे अगर ये भी अपना हाफ़, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो भी अपनी हाफ़ यूज़ करता है तो यहाँ पे भी आउटपुट 2 जनरेट होगा। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों का एग्रीगेट निकालूं, जैसे वह हाफ़ ये कर रहा है जनरेट प्लस हाफ़ ये कर रहा है जनरेट, तो यहाँ से ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 3/2 प्लस 1। क्लियर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2.5, यहाँ पे कॉमा लगा दो, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे एक अलग ऑप्टिमल बंडल हमारा निकल के आया जो यहीं पर लाई कर रहा है 2.5 इन दोनों के बीच का यहाँ पे। क्लियर है, यानी कि ये पॉइंट भी हमारे सेम आईसी पे लाई कर रहा है जो हमारा वन लेवल ऑफ आउटपुट को हमारा जनरेट कर रहा है। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो इनके ऊपर लाई करता है तो क्या वो वन लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ से कॉन्वेक्सिटी सिचुएशन हमारी अगर ऐसी जा रही होती तो ऐसे तो डिनाई हो जाती ना, तो तभी तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ है कि अगर ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट निकल के आया है इन दोनों का, तो इट मीन्स कि ये कन्वेक्सिटी सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट इनसे ऊपर या इनसे नीचे आता तो वो कन्वेक्स ग्राफ नहीं बनाता। सो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट बिहाइंड द कन्वेक्सिटी। ओके, एंड अगर कोई आइसोकोंट कन्वेक्स नहीं है, अगर कोई आइसोकोंट कन्वेक्स नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम दैट कि वन ऑफ द इनपुट्स इज 0। ठीक है, अगर कोई भी आइसोकोंट हमारा कन्वेक्स नहीं है तो हमें एक असम्पशन माननी पड़ेगी कि उसका जो एक इनपुट है वो हमारा 0 के इक्वल है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ आर TRS, टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे हमारा MRS होता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसे हम स्लोप ऑफ IC कहते थे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर थ्योरी में, ऐसी है टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम स्लोप ऑफ आइसोकोंट कहते हैं। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला वही होता है -Δx2
अपॉन डेल्टा x1, TRS x1 x2 के रिस्पेक्ट में अगर निकालें, ठीक है। एंड यही हमारा MP1 अपॉन MP2 के इक्वल जाता है। MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको पिछले पेज पे बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज गोना आर टॉपिक नंबर 4, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 9 विच इज़ आर रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सिंपल भाषा में बताऊं, अगर इनपुट हमने किसी एक क्वांटिटी से बढ़ाया है तो उससे हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितनी क्वांटिटी से बढ़ रहा है, वो हमें बताता है रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर हमने टी क्वांटिटी से अपना इनपुट को इंक्रीज़ करा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इंक्रीज़ करा है, जैसे हम कहते हैं ना, पहले हमारा 1 इनपुट लग रहा था, अब हमने 2 कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब 2 गुना कर दिया। तो इसी तरीके से हमने टी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा है इनपुट्स में। तो हमारा अगर हमने अपनी इनपुट्स को टी क्वांटिटी से बढ़ाया है और अगर हमारा आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, वो भी टी क्वांटिटी से बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि फर्म जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को अटेन कर रही है। एंड अगर हमारा इनपुट क्वांटिटी से बढ़ाया जा रहा है एंड देन हमारा आउटपुट ये निकल के आ रहा है, ठीक है, एंड देन ये इससे जो है ग्रेटर है, तो दैट मीन्स ये है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब एक बात जो नोटिस करने वाली है वो है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में हमारा जो आइसोकांट होते हैं ना, वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। एंड हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में वो बहुत अनइवनली और बहुत फार प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में वो बहुत क्लोजर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम अपनी आइसोकॉस्ट लाइंस पे, विच इज़ आर टॉपिक नंबर 5, आइसोकॉस्ट लाइंस, ठीक है। सो आइसोकॉस्ट लाइंस हम प्रोड्यूसर थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बजट लाइन पढ़ी थी ना कंज्यूमर थ्योरी में, वैसे ही प्रोड्यूसर थ्योरी में अभी हम यहाँ पर प्रोडक्शन थ्योरी में वो हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो W1 x1 प्लस W2 x2 इक्वल टू C, तो दिस C इम्प्लाइज आर कॉस्ट, ठीक है। W1 मतलब प्राइस ऑफ इनपुट x1 एंड W2 इक्वल टू प्राइस ऑफ इनपुट x2, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो इसका जैसे हम कंज्यूमर थ्योरी में ये बजट लाइन होता था, ये आपका IC होता था, तो ये होता था इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी हमारी जो टेंजेंसी कंडीशन होगी वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाएगी। ये है हमारी आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है, आइसोकॉस्ट, एंड दिस इज़ आर आइसोकोंट, ठीक है, आइसोकोंट, एंड ये हमारी आइसोकॉस्ट लाइन, क्लियर है। तो ये हमारी है टेंजेंसी सिचुएशन। जैसे हमारा यहाँ पे MRS इक्वल टू होता था P1 अपॉन P2 के, तो यहाँ पर भी हमारा जो TRS है वो W1 अपॉन W2 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि हमारी कंडीशन क्या निकली, TRS इक्वल टू MP1 अपॉन MP2, W1 अपॉन W2, ठीक है। ये हमारी होगी टेंजेंसी कंडीशन। यहाँ पे क्या होती थी, P1 इक्वल टू P2 MU1 अपॉन MU2, ये होती थी। तो ये दोनों हमारा कंपैरिजन चल रही है साथ साथ, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये आपका कॉस्ट फंक्शन भी हम कहते हैं आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट पाई से नोट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ वाई है, आउटपुट का फंक्शन है, तो PY माइनस कॉस्ट। PY क्या रिप्रेजेंट करता है, रिवेन्यू को, CY मतलब कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। सो जो हमारा ये जो P होता है, इसको अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, d पाई y अपॉन में dy इक्वल टू P माइनस dCy अपॉन में dy इक्वल टू 0, क्लियर है। सो ये जो चीज़ है, ये dCy अपॉन dy, ये क्या होती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो P इक्वल टू MC, एंड MC क्या होता है, मिनिमम ऑफ AC, तो P इक्वल टू मिनिमम ऑफ AC। तो इसको हम इक्वल टू ना दिखा के ऐसे दिखाते हैं कि प्राइस हमारा मिनिमम कॉस्ट हमारी जो है वो प्राइस जो हम सेट कर रहे हैं उसके इक्वल होनी चाहिए, या फिर जो हमारा प्राइस है वो मिनिमम कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका क्या रियल लाइफ में मतलब है, एग्जांपल से सोचते हैं। एक फर्म है जिसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है 5 रुपये का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये उसकी, ठीक है। एंड ऑल्सो अब वो उसका प्राइस निर्धारित जो करने वाली है, मार्केट में जो प्राइस उसका सेल होगा वो है 10 रुपीज़,
ठीक है, तो वो उसका प्राइस जो है वो इस एवरेज कॉस्ट से या तो ज़्यादा रखेगी, ठीक है, या अगर बहुत ही ज़्यादा अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो इसके इक्वल रखेगी, इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इससे कम गई तो फिर उसे लॉस उठाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए ये हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन होती है। ऐसा सिचुएशन क्या होगी, P इक्वल टू एम सी या फिर P ग्रेटर दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए सी। ओके, सो ये चीज़ आपकी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, न्यूमेरिकल ये इतना ही था जितना आपको करना है, जिसके बेस पे आपका चैप्टर कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब मैं जो कराने वाली हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस, वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। बैक एक्सरसाइज के भी होंगे और पास्ट ईयर्स भी होंगे। सो इसलिए मैंने बोला था कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ही था कि क्योंकि इसमें पास्ट ईयर्स भी आएंगे एंड बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे विजिबल होगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सपोज ए फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन हमें दे रखा है x1 टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/4। ठीक है, एंड प्राइसेस दे रखे हैं इनपुट्स के, W1 दे रखा है, W2 दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है शो दैट द लॉन्ग रन कंडीशनल फैक्टर डिमांड्स आर x1 स्टार इक्वल टू दिस, x2 स्टार इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कंडीशनल डिमांड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे TRS निकालेंगे। TRS का फॉर्मूला MP1/MP2। MP1 मतलब इस पूरे फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करेंगे ज़रा x1 के अलॉन्ग, तो 1/4 x1 माइनस 3/4 x2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x2 को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। इसी तरीके से MP2 जब निकालेंगे तो हम x1 को कांस्टेंट रखेंगे, x2 के अलॉन्ग करेंगे, तो 1/4 x2 माइनस 3/4 x1 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बेस में है तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x2/x1। ठीक है, अब TRS हमारा आ गया है x2/x1। अब TRS हमारा W1/W2 भी होता है, तो इसके इक्वल रखो। ठीक है, तो x2/x1 इक्वल टू W1 क्या है 1 और ये है 2, यानी कि x2 2x2 इक्वल टू x1। ये हमारा आ गया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन को हमें इस प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करना है। हर एक का ये प्रोसीजर है, बस ये प्रोसीजर आपको अपनाना है। x1 क्या है 2 1/4, x2 1/4, x2 1/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 1/4 x2 रूट 1/2 भी लिख सकते हो पावर, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है y। क्लियर है, अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा y² √2 x2। x2 की वैल्यू क्या दिख रही है, y²/2। जो आपको प्रूफ करनी थी वही आ गई, तो ये हो गया आपका x2 स्टार। ठीक है, अब x2 स्टार की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दो तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x1 क्या हो गया 2 × y²/√2। तो ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 इंटू y²/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, x1 आपका क्या आ गया है √2y², जो आपको प्रूफ करना था। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे प्रूफ होता हुआ आपको दिख रहा होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है वो ये है। कॉस्ट फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको, W1 x1 W2 x2। अब यहाँ पे x1 और x2 की जो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑप्टिमल वैल्यूज़ निकाली थी x1 स्टार x2 स्टार, उसको पुट करके हम CY की वैल्यू निकालेंगे। तो W1 कितना था 1, x1 स्टार की वैल्यू पहले में कितनी आई थी √2y², और W2 क्या था 2, x2 स्टार की वैल्यू कितनी आई थी y²/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा √2y², ये हो जाएगा √2 विच मीन्स 2 √2y², जो हमें प्रूफ करना है। बी पार्ट भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। पार्ट सी, शो दैट द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर द फर्म इज गिवन बाय y*p इक्वल टू p/4√2। क्लियर है, सो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ऑप्टिमल कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन याद होनी चाहिए। वो क्या है, P = MC। कॉस्ट फंक्शन आपको याद है, उसकी हेल्प से MC निकाल सकते हो। तो कॉस्ट फंक्शन आपका है 2 √2y²। अगर आप इस कॉस्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा ये 4 √2y, एंड यही आपका क्या होगा MC। तो MC को यहाँ पुट करोगे 4 √2y, y को यहीं रहने दोगे P/4√2, तो y* इक्वल टू दिस, प्रूव्ड। क्लियर है, सो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट करा है। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन विच विल बी योर पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PYQ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, ये मैंने समरी लिख ली है।
जैसे y होता था वैसे यहाँ पे q है, q इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है प्रोडक्शन फंक्शन, k कैपिटल है एंड l लेबर है, ठीक है, एंड l का प्राइस जो है वो w है, k का प्राइस v है, ठीक है। तो हमें लॉन्ग रन कंडीशनल डिमांड निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सेम प्रोसीजर चलेगा। सबसे पहले अब हमको सिंपली हमें ये गिवन है, देखो, ठीक है। अब इस क्यू को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंस, ये तो हम कह सकते हैं, हम सबसे पहले TRS निकालते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, MP1/MP2, क्लियर। सो P1 का मतलब के अलॉन्ग हम करेंगे, तो K और L लिख लेते हैं, ठीक है, K और L, एंड वो किसके इक्वल होगा, इनके प्राइसेस के, क्लियर। तो K का प्राइस क्या है V और L का प्राइस है W, ठीक। तो ऐसे हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो MP के अलॉन्ग अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0.5 1/3 -2/3 L 2/3। ऐसे ही L के अलॉन्ग करेंगे तो 1/3 L के अलॉन्ग करेंगे तो -1, एंड -1 का मतलब -1/3 -1, ठीक है। एंड K हमारा एज अ कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमारा कट हो गया। सो यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ होगी वो होगी हमारी L/K, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू V/W, क्लियर। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, ओके। अब हम इसको WL इक्वल टू KV, ये आपका रिलेशन हो रहा है, क्लियर। अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, WL/V इक्वल टू K। इसको हम इस प्रोडक्शन फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू 0.5 इंटू K की पावर 1/3 और L की पावर 2/3, यही था ना। तो Q इक्वल टू 0.5 K की पावर 1/3, तो W की पावर 1/3, L की पावर 1/3, V की पावर 1/3 एंड L की पावर 2/3। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो W की पावर 1/3, ये L/V की पावर 1/3 इक्वल टू Q। तो L को Q की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे वो होता था। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंडीशनल डिमांड फॉर लेबर मतलब L*Q एंड हमारा कैपिटल मतलब K*Q। तो L को भी हमें Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, L को फंक्शन बनाना है Q का। तो हो जाएगा V 1/Q एंड ये आपका हो जाएगा, ये होगा V 1/3 इंटू Q अपॉन में 0.5 W 1/3 इक्वल टू L। ये तो आगे लेबर, ठीक है, L*। अब K वाले में पुट करके K* भी निकल जाएगा बस। W इंटू Q V 1/3 अपॉन में 0.5 1/3 अपॉन में V, ठीक है। तो ये हो जाएगा WQ 1 माइनस होगा तो हो जाएगा Q -2/3 0.5 V 1/3। W को और सॉल्व करेंगे 1 - 3 तो 1, ये हो जाएगा W 2/3 0.5 इक्वल टू K*। क्लियर है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि अब हमारा क्या चीज़ है, देखो। अब वो कह रहा है लॉन्ग रन मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ L, ठीक है। तो सिंपल है, हमें देखो ये हमने L* निकाला था, क्लियर है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें हम बस जैसे हमने L को Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था, हम Q को L की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, वो जो कि हुआ है, यानी कि Q इक्वल टू 0.5 W 1/3 L V 1/3। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर, जो कि फर्स्ट पार्ट से ही निकल गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पर फिर क्लियर हो जाता है। सो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो, पूरी फ़ोटो आई एम शोइंग यू। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।